सो बुर्ज का मतलब है कोई ऐसी चीज आसमान पे विच इज वे टू वेरी प्रोमिनेंट, जो बहुत प्रोमिनेंट है, सही. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम स्टार्स. बुर्ज, बुर्ज को अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप यूं समझ लें, इमाम इब्न कसीर लिखते हैं वाहियन नजूमुन निज़ाम, वो कहते हैं बुर्ज असल में सितारों का एक निज़ाम है पूरा. सो इट्स नॉट जस्ट स्टार्स, देयर इज अ होल सिस्टम ऑफ स्टार्स इन इट. अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताती हूँ बुर्ज की. इवन बिफोर इस्लाम ये बुर्ज की टर्म कुरान में इंट्रोड्यूस नहीं कराई, अरबी जुबान में इंट्रोड्यूस नहीं हुई, ये पहले से एंशियंट टाइम से मौजूद थे. इल्म नुजूम जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी इसको बोलते हैं. असल में एस्ट्रोलॉजी, बुर्ज, होरोस्कोप्स, कॉन्स्टलेशंस, इन सब का ज़ोडिएक साइंस, इन सब का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक बनता है. हुआ ये कि कहा जाता है बहुत कदीम टाइम से, फ्रॉम सो मच, आप कह रहे हैं प्राइमोर्डियल टाइम्स, जहाँ पर आप एंशियंट हिस्ट्री में चले जाते हैं. एक दो इलाके थे, या तो नैनवा या बेबीलोन. बेबीलोन इज एक्चुअली बाबुल. इन दो जगहों से इल्म नुजूम की इब्तदा हुई है. ठीक, अच्छा वो क्यों हुई है? दो फैक्टर्स हैं. अल्लाह ताला ने जादू का इल्म सिखाने के लिए हारूत और मारूत को कहाँ भेजा था? बाबुल. ठीक, प्लस एक और एडिशनल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, वो क्या है? जितने भी बेबीलोनियंस थे, दे वर वे टू स्मार्ट इंटेलेक्चुअली. तो इनमें मैथमेटिशियंस बहुत ज्यादा थे, इनकी मैथमेटिक्स साइड बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से इन्होंने एस्ट्रोलॉजी को स्टार्ट किया. तो अब एक फैक्ट हमारे पास वो भी है इल्म नुजूम के हवाले से, अगर हम पीछे जाते हैं कि हारूत और मारूत को अल्लाह ने इन शहरों में भेजा था. और दूसरा फैक्ट ये है जिसको आप कहते हैं ग्राउंड फैक्ट, दुनियावी लिहाज से आपका हिस्ट्री पर्सपेक्टिव, कि यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली हाई थे और उनकी इंटेलेक्चुअल हाइट मैथमेटिशियन साइड पर ज्यादा थी, मैथमेटिक्स साइड उनकी स्ट्रॉन्ग थी. तो इस साइड के ऊपर इन्होंने सितारों की मूवमेंट को पढ़ना शुरू कर दिया. अब देखिए ये वो टाइम है, बेबीलोनियन लोग हो या नैनवा का इलाका हो, यहाँ पर लाइट नहीं है इस वक्त. और जिन इलाकों में लाइट नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, उन इलाकों में मगरिब के बाद से लेकर सुबह सादिक तक आसमान कुछ अलग ही नजर आता है. आप अभी भी जाती होंगी बहुत सी जगहों पे, बहुत से शहरों में, बहुत से मुल्कों में, अपने अप नॉर्थ में, और आप खास तौर पर रात में बाहर निकलते हैं जस्ट टू ऑब्जर्व द स्काई, इसलिए कि वहाँ स्टार मूवमेंट होती है. एंड इट्स नॉट जस्ट, अगर आपने गौर किया होगा, आप सिर्फ वहां पर आसमान पर सितारे ही ज्यादा नहीं देखते, आपको लिटरली स्टार मूवमेंट महसूस होती है. क्योंकि हमें आदत नहीं होती तो हमें लगता है शायद आईसाइट वीक हो रही है, या नजर नहीं आ रहा, या आंखें घूम रही हैं. ऐसा नहीं होता. लिटरली वहां पर आपको स्टार मूवमेंट थोड़ी बहुत नजर आती है, डिपेंडिंग अपॉन कितना डार्क है एनवायरनमेंट आपके आसपास. तो कहा जाता है तकरीबन 5000 साल पहले दुनिया में इल्म नुजूम की इब्तदा बाबुल, बेबीलोन या नैनवा के इलाके से शुरू हुई. और दिस इज द बिगिनिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिसमें उन्होंने सितारों की मूवमेंट को स्टडी करना शुरू किया. इंसान मुख्तलिफ चीजों में अपने उलूम में आगे इसलिए भी बढ़ा कि अल्लाह ताला ने उसके अंदर इंक्विजिटिवनेस रखी. क्या इंसान के अंदर कुछ जानने की सलाहियत होना, इंक्विजिटिवनेस होना, ये अच्छी है या बुरी? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ नेमत. इसी तरह से बेबीलोनियन लोगों का इल्म नुजूम में आगे बढ़ना was like the good step or the bad step? It was the good step because वो अपने आसपास कायनात को पढ़ रहे थे, और अल्लाह ताला ने कभी भी कायनात को स्टडी करने से मना नहीं किया है. जो इसमें एक आप कह सकती हैं नेगेटिव फैक्टर आया, ना अल्लाह को एस्ट्रोलॉजी बुरी लगती है, ना अल्लाह ताला को मैथ्स बुरा लगता है, ना अल्लाह ताला को साइंस बुरी लगती है, ना अल्लाह ताला को जो है वो कॉस्मिक साइंस बुरी लगती है. कुछ ऐसा नहीं है. पॉइंट ये नहीं है. पॉइंट ये कि जब इंसान रास्ते से डी ट्रैक होता है, असल रास्ते से, और इंक्विजिटिवनेस को, रिसोर्सेज को समझने की बजाय रिसोर्सेज को ही सब कुछ समझने लग जाता है. मैंने कल आपको एक बात बताई थी, और सूरत मुल्क की आपको मैंने आयत का रेफरेंस दिया था कि अल्लाह का गिला है ये, बजाय इसके कि इंसान दुनिया के रिसोर्सेज से अल्लाह तक पहुंचा था. इंसान का लॉक ऑन
उन रिसोर्सेज पर हो जाता है। इंसान समझते हैं हमारी क्रेडिबिलिटी कि हम इस रिसोर्स तक पहुंच गए। साइंस नहीं बुरी, ना अल्लाह को तरक्की बुरी लगती है, ना अल्लाह ताला को साइंस बुरी लगती है, ना अल्लाह ताला को साइंटिस्ट बुरे लगते हैं। जब आप साइंस को खुदा बना लेते हैं तब प्रॉब्लम शुरू होती है, तब इंसान की डिविएशन स्टार्ट होती है। तो बेबीलोनियन के अंदर ये प्रॉब्लम आना शुरू हुई कि इन लोगों ने इल्म नजूम की इब्तदा तो की स्टार्स मूवमेंट को देख के, लेकिन वक्त के साथ साथ इन्होंने सितारों की मूवमेंट को इंसानों की जिंदगी पर असर करने वाली चीज कहना शुरू कर दी। अब यहाँ पर इस जब आप तारीख के इस हिस्से को स्टडी करते हैं किताबों के अंदर, फिर आपको महसूस होता है कि वो जो कुरान आपको कहता है ना कि अल्लाह ने बाबुल में हारूत और मारूत को भेजा था आजमाइश के लिए, तो शायद इनके अंदर ऑलरेडी जर्म्स थे, इनके अंदर ऑलरेडी एक नीश था। जब भी अल्लाह ताला ने बाबुल में उतारा था हारूत और मारूत, तो इस कौम को जादू सिखा के आओ जो इनमें से सीखना चाहे। इनके अंदर क्या हुआ बेबीलोनियंस के अंदर कि इन्होंने इल्म तो हासिल कर लिया, स्टार मूवमेंट रीड करने लग गए, बट फिर इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इन सितारों की मूवमेंट का असर इंसान की जिंदगी पर आता है। फिर ये पैटर्न स्टडी करने लग गए कि सितारा ऐसे मूव करता है तो इंसान की सेहत पर ऐसे असर आता है, सितारे यूं जाते हैं तो फिर इंसान के करियर के ऊपर, उसकी जिंदगी के ऊपर, उसके रिस्क के ऊपर, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर इस तरह की चीजें आती हैं। अब जब ये चीजें होती हैं तो इसका अगला स्टेप क्या होता है? बुराई कभी भी ना अपनी जगह पर एक नहीं रहती, वो मल्टीप्लाई करती है। अब एक बुराई आई थी कि सिर्फ उन्होंने समझा सितारा यूं गिरा, राइट पे गिरा तो ये मतलब, लेफ्ट पर गिरा तो ये मतलब, तो यहाँ तक बात रुकी नहीं। आगे पहुंचकर इन्होंने कुछ वक्त में स्टार्स मूवमेंट के साथ पेशन गोइयां करनी शुरू कर दी, प्रोफेसीज करनी शुरू कर दी कि जब स्टार्स इस तरह क्लस्टर करते हैं तो इसका ये मतलब होता है, आने वाले वक्त में इसका ये इम्पैक्ट होता है, और फिर इस तरह से इनकी डिपेंडेंसी आसमान के सितारों पर आने लग गई। अब क्या हुआ, आगे बड़ा मामला, जाहिर है मैथमेटिशियंस तो थे, इल्म नजूम की इब्तदा हो गई थी, इन्होंने इल्म नजूम को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था, अब सबका इंटरेस्ट हो गया। आप समझे एस्ट्रोलॉजिस्ट है और उसको आसमान की स्टडी करनी है, तो उसका इंटरेस्ट जो आसमान में होगा वो एक ले मैन का तो नहीं होगा ना, आपको और मुझे क्या इंटरेस्ट है। बट इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हर इंसान का इंटरेस्ट आसमान में डेवलप कर दिया बाय कनेक्टिंग इट विद द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो अब आगे आई तारीख, मैं बहुत आपको कट इट शॉर्ट करके बता रही हूँ। तारीख आगे बढ़ी और इन्हीं बाबुल के इलाके के लोगों ने आसमान के लिए, जो इनके एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, जो इनके मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने आसमान को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उन्होंने कहा कि ये 12 हिस्सों में टोटल आसमान डिवाइडेड है। ये जो होराइजन हमें नजर आता है इट एक्चुअली हैज 12 पार्ट्स, और उन्होंने इन 12 पार्ट्स को 12 डिफरेंट नाम देने शुरू कर दिए। अब 12 डिफरेंट नाम इन्होंने कैसे दिए? जब आप इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, मैं इन्हीं की हिस्ट्री से बता रही हूँ आपको, ये कोई इस्लाम की हिस्ट्री नहीं है, बिकॉज इस्लाम इन चीज़ों पर नहीं इस तरह बात करता। इस्लाम की बात भी बता दूंगी कि इस्लामिक साइंसेस कैसे डेवलप हुई। इन्होंने क्या किया कि जब ये तारीख आगे बढ़ती है तो इन्होंने आसमान को टोटल 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और 12 हिस्सों को डिवाइड करने के बाद इन्होंने हर हिस्से का एक नाम रख दिया। अच्छा, नाम कैसे रखा? अब हुआ ये था कि जब इन्होंने स्टडी किया तो इनको नजर आया कि आसमान पर एक तो है स्टार्स, दूसरा कुछ स्टार्स के क्लस्टर्स हैं, स्टार्स के ग्रुप्स हैं, और वो ग्रुप्स आसमान में टोटल 12 हैं जो इन्होंने स्टडी किया। ठीक, अच्छा, अब जब स्टार्स के क्लस्टर्स होंगे, स्टार्स के ग्रुप्स होंगे, मतलब ये स्टार्स करीब करीब है। आपने अर्सा मेजर का नाम सुना? अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, किसी ने कभी सुना है? अच्छा, जाकर गूगल कीजिएगा। जी, कॉन्स्टलेशन है, आपको सर के ऊपर नजर आती है अपने। जी, अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा ये जो हमने आसमान के 12 हिस्से डिवाइड किए हैं, ये डिवीजन हमने की है बेस्ड ऑन द ग्रुपिंग ऑफ द स्टार्स। कि आसमान में 12 ऐसे पोर्शंस हैं जहां पर स्टार्स का ना एक एक ग्रुप मौजूद है, एक ग्रुप फिर दूसरा ग्रुप फिर तीसरा फिर चौथा, तो टोटल 12 ग्रुप्स मौजूद है। इस हिसाब से इन्होंने 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब ये जो 12 डिफरेंट ग्रुप्स इनको नजर आए, अब जाहिर बात है थोड़े बहुत आगे पीछे करीब हैं, तो इन्होंने कहा कि एक ग्रुप एक शेप बन रहा है, एक शेप बन रहा है, सही है।
तो आपने जब ये देखा कि अच्छा वो स्टार दूर से नजर आ रहा है, डॉट 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 डॉट, और वो किसी शेप में आ रहा है, तो उस शेप में वो जो नजर आ रहा था, चाहे वो जानवर नजर आ रहा था या वो इंसेक्ट नजर आ रहा था, उन्होंने उसको वही नाम दे दिया। आउटलाइन ड्रॉ की उसकी, पहले उसको पेपर पे ड्रॉ किया, आसमान से देखा एग्जैक्टली उसी तरह से पेपर पे ड्रॉ किया, पेपर पे ड्रॉ करने के बाद उन्होंने उसको फिर जॉइन द डॉट्स जॉइन द डॉट्स जॉइन द डॉट्स किया, और उसके बाद वो जो शक्ल बनी, वो जिस जानवर के, वो जिस इंसेक्ट के क्लोजेस्ट था, उन्होंने कहा अच्छा इस इस साइड ऑफ द स्काई का नाम ये है, ठीक। और ये बन गया एक कॉन्स्टलेशन। सो टोटल दे डिवाइडेड स्काई इनटू 12 कॉन्स्टलेशंस, और यही वो 12 कॉन्स्टलेशंस हैं जिनको आप हॉरोस्कोप्स के अंदर ज़ोडिएक साइंस कहते हैं। ज़ोडिएक साइंस कितने हैं? 12। उनमें भी जो ज़ोडिएक साइंस आपको नजर आते हैं हर महीने का, वहां या तो इंसेक्ट है या वहां पर कोई जानवर है। ऐसे ही है। ज़ोडिएक क्यों कहते हैं? कभी कभी किससे बना है? जू से बना है। इट्स फ्रॉम जू। ज़ोडिएक इज एक्चुअली फ्रॉम जू। जू में कौन होता है? जानवर होता है। सिंपल इज दैट। तो अब ये एक पूरी साइंस है जो इनके यहाँ डेवलप होती गई, और इस तरह से जो तशबी इनको, जो छवि, जो रिजेम्बलेंस इनको जिस जानवर इंसेक्ट से मिली, इन्होंने उसका नाम दे दिया। अब ये था मामला बिल्कुल एंशियंट इल्म नुजूम एस्ट्रोलॉजी का। बाबुल का डिक्लाइन आया, और बाबुल के डिक्लाइन के बाद इल्म नुजूम पहुंचा है एंशियंट इजिप्शियन कल्चर के अंदर, मिस्र आ गया। इल्म ये वाला जो आपको सिर्फ और सिर्फ बेबीलोनियंस के अंदर या नैनवा की कंट्रीज में मिलता था, अब ये आपको मिलने लग गया इजिप्ट के अंदर। अच्छा, इजिप्ट वाज द कल्चरल लैंड। आपको मालूम है कि वहां पर इट वाज अ ग्रीन लैंड, कल्चरल लैंड था, वहां पर बहुत कल्टीवेशन करते थे। जब इजिप्ट में आया तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसके अंदर एडिशन कर दिया। अब क्योंकि ये कल्चरल लैंड था तो उन्होंने स्टार मूवमेंट्स के साथ फसलों की कटाई शुरू कर दी। उन्होंने कहा स्टार्स जब इस तरह से होते हैं, अब वो इल्म अपनी जगह इंटैक्ट है जो पीछे से आ रहा है, बेस्ड ऑन दैट कि उसके इंसानी जिंदगी पर क्या असरात होते हैं, तो हमें फसल कब काटनी चाहिए, हमें फसल कब लगानी चाहिए, हमें फसलों के लिए कब प्लानिंग करनी चाहिए। दे स्टार्टेड कनेक्टेड दिस थिंग विद देयर एग्रीकल्चरल लैंड्स। ना सिर्फ ये, एंशियंट इजिप्शियन कल्चर के अंदर एस्ट्रोलॉजी ने एक स्टेप आगे लिया फर्दर। इन्होंने इजिप्शियन लोगों ने अपने रिलीजियस कस्टम्स और सेलिब्रेशंस स्टार मूवमेंट्स के साथ एसोसिएटेड करना शुरू कर दिया। तो अब मजीद एडिशन हो गया एस्ट्रोलॉजी के अंदर। इल्म नुजूम जो कि पहले शुरू हुआ था कि सितारों की मूवमेंट इंसान की जिंदगी में सेहत और उसके रिस्क पर असर अंदाज होती है, वो आगे बढ़ा तो वो फसलों की कटाई तक पहुंच गया कि फिर उसके बाद किस महीने में फसल काटी जाएगी तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस आएगा। वो मजीद आगे बढ़ा तो अब मिस्र के लोगों ने स्टार्स की मूवमेंट के साथ अपने रिलीजियस कस्टम्स और सेलिब्रेशंस एसोसिएटेड कर दिया। अच्छा, फिर ये वक्त आगे गुजरा। इजिप्ट से इल्म नुजूम मिस्र से निकलकर यूनान, ग्रीस तक पहुंचा। ग्रीस में कहा जाता है कि यहाँ पर इसके अंदर एक रेवोल्यूशन आया, और ग्रीस में एक शख्स था जिसका नाम आता है टॉलमी। टॉलमी में शुरू पी से करते हैं, PTOLEMY, टॉलमी। ये एस्ट्रोलॉजिस्ट था और मैथमेटिशियन था, ग्रीक एस्ट्रोलॉजिस्ट। इसकी किताब है जो आपको मिल जाती है टेट्रा बिब्लोस। टेट्रा बिब्लोस वाज द फर्स्ट किताब जिसके अंदर जो आज आपको ज़ोडिएक साइंस से रिलेटेड साइंस मिलती है, वो इस शख्स ने सबसे पहले ग्रीस के अंदर अपनी किताब के अंदर मेंशन की थी, और आज तक वो इल्म एज इट इज चल रहा है। हिस्ट्री आगे बढ़ती है, ग्रीस से निकलकर इल्म नुजूम एस्ट्रोलॉजी रोम में आ जाता है। रोम में आने के बाद उन्होंने इसकी कोई साइंस तब्दील नहीं की, सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो अपने कुछ नाम अपनी पसंद के इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ये था वेस्टर्न कल्चर, जहाँ पर आपको ये सारे आप कह सकते हैं इल्म नुजूम की बिगनिंग से लेकर रोम तक का टाइम मिलता है। अब रोमन्स के बाद मुसलमान आगे पिक्चर में आते हैं। इसका मतलब है रोमन्स, क्रिश्चियंस और इससे पीछे जितने भी आपको नेशंस मिलते हैं, उनमें कॉन्स्टलेशंस जो थे, कॉन्स्टलेशन इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ द स्टार्स। कॉन्स्टलेशन अरबी, अंग्रेजी में और अरबी में बुर्ज, फारसी में बुर्ज, उर्दू में बुर्ज, ठीक। अब इज इट डिफरेंट फ्रॉम नजम एंड कौकब? इट्स कंप्लीटली डिफरेंट।
کوكب ایک ستارہ, نجم ایک ستارہ, پھر اس کی فردر کلاسیفیکیشن ہوتی ہے, بٹ وی آر فوکسنگ آن برج رائٹ ناؤ. تو برج اور کانسٹلیشن ایک ہی چیز تھے. جب مسلمان الحمدللہ تصویر میں آتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے, اور آپ مڈل ایجز میں آ جائیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, مسلمان مڈل ایجز میں 2/3 ورلڈ کے اوپر اس وقت حکومت کرتا ہے. یہ وہ ٹائم پیریڈ تھا مسلمانوں کا جس میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان کانسٹنٹلی ایک کے بعد ایک علاقہ فتح کر رہے ہیں. مسلمان کانسٹنٹلی ایک کے بعد ایک نئی دنیا ایکسپلور کر رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے جو مسلمانوں کی فتوحات شروع ہوتے ہیں, پھر وہ پھیلتے پھیلتے بائی دا مڈل ایجز 2/3 دنیا کے اوپر مسلمان حکومت کرنے لگ جاتے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے انڈر صرف عرب ہیں یا اجمی بھی ہیں؟ اجمی بھی ہیں. کے علاقوں میں اب کیا صرف مسلمان ہیں یا وہاں پر نان مسلمس بھی ہیں؟ مسلمان جب پھیلے ہیں, if you will keep the history period of حضرت عمر رضی اللہ عنہ in mind, مسلمان سیریا تک آ گئے, مسلمانوں نے روم کے اندر اپنے حکومتیں قائم کرنا شروع کر دی. اب مسلمانوں کا ایک مائنڈ سیٹ نظر آتا ہے آپ کو. یہ مائنڈ سیٹ مسلمانوں کا اگر واپس نہیں آیا تو مسلمان کبھی دوبارہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ حقیقت ہے. اور مسلمانوں کا یہ مائنڈ سیٹ آپ کو نظر آتا ہے کیسے کہ مسلمان نئی سویلائزیشن سے انٹریکشن پر آتے تھے, لیکن مسلمان انڈر کانفیڈنٹ نہیں ہوتے. مسلمان نئے لوگوں سے, نئی سویلائزیشن سے, نان مسلمس کے ساتھ انٹریکشن پر آتے تھے, لیکن وہ خود کو کسی سے کم نہیں سمجھتے تھے. اور ان کے اندر آپ کو ایک یونانیمسلی ایکسٹریم لائن ایکیڈیمک کلچر ملتا ہے تمام مسلمانوں کے اندر. وہ کیا؟ مسلمانوں نے جب نئی سویلائزیشن سے انٹریکشن کیا, علم نجوم عرب میں نہیں تھا. عرب کے اندر تو صرف لٹریچر تھا, اس لیے کہ عرب کا انٹریکشن تو نہ رومن امپائر سے ہوا تھا, نہ ان کا کہیں انٹریکشن پرشین امپائر سے ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں اور جب آپ کو نبوت ڈکلیئر کروائی گئی ہے, اس وقت عرب پیننسیولا ایک بالکل آپ کہہ سکتی ہیں کہ انڈر ڈیولپڈ ایریا تھا. اس کے دونوں طرف ایک جائنٹ امپائرز کھڑے ہوئے تھے, لیکن عربوں کو کوئی زیادہ انفارمیشن نہیں تھی, نہ رومنس کی نہ پرشینس کی. بس اتنا پتا تھا کہ ہاں 2 طرح کی نیشنز رہتی ہیں, بس ٹھیک ہیں. اینڈ they were not inspired by them because ان کی اپنی ایک سیلف رسپیکٹ, اپنی ایک نیشنل انٹیگریٹی تھی. جب مسلمان باہر نکلے, سویلائزیشن کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا ہے, تو مسلمانوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو ایمبیرسمنٹ کے ساتھ پریزنٹ نہیں کیا.